हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का यह पहला अध्याय होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे, और यह जो है रिवीजन के लिए मैंने एक बेहतरीन क्लास लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं तो आप पिछली जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको और भी अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्या है देखिएगा, राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति प्रेम और एकता महसूस करते हैं। क्या है राष्ट्रवाद? क्या है? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास को याद करके जब हम उसमें प्रेम के बंधन में बंधते हैं, वह प्रेम बंधन नहीं, भावनात्मक प्रेम कि हम एक कंट्री, एक देश में रहते हैं, तो इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, क्या है? जब हम कहते हैं कि यह हिंदी बोलने वाला है, यह इंग्लिश बोलने वाला है, यह संस्कृत, यह मराठी, यह तेलुगु, यह तमिल बोलने वाला व्यक्ति हमारे ही देश का है, तो हम एक भावनात्मक बंधन में होते हैं। ठीक है, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, या उत्तर में लद्दाख हो, या दक्षिण में तमिलनाडु या अंडमान निकोबार हो, तो हम कहते हैं कि यह एक राष्ट्र है, क्योंकि हमारे अंदर भावना होती है। तो भावनात्मक प्रेम और बंधन ही क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति प्रेम और एकता, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रेम और एकता महसूस करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण ही जब हम कहते हैं कि ये हमारे ही क्षेत्र का व्यक्ति है, और हम जब क्षेत्रवाद पे आते हैं तो हम कहते हैं कि यह जो है हमारे राष्ट्र का व्यक्ति है, हमें एक राष्ट्र ही बना दो। यह जो है अलगाव की स्थिति हो जाती है। राष्ट्रवाद के कारण लोग एक स्वतंत्र राज्य, ठीक है, क्या है यहाँ राज्य जो है यह स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है? जैसे पहले क्या होता था, स्टेट देश को ही समझ लो, क्योंकि छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वह एक राजा होता था तो उसे ही स्टेट मान लेते थे। जो राजा का क्षेत्र होता था उसे ही क्या मान लेते थे? एक स्टेट मान लेते थे पूरे को। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। जब हम एक बंधन में होते हैं तो हम कहते हैं यही हमारा क्षेत्र है, यह जो है एक राष्ट्र है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप जानते हैं 1789 में सबसे पहले जो क्रांति हुई वह 1789 में ही हुई। ठीक है, 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई।
इस क्रांति ने राजशाही को चुनौती दी। क्या है? राजशाही को चुनौती दी और जनता को अधिकार दिलाने की शुरुआत की। क्रांति का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या है? क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऐसा क्यों? जब 1789 में लुई 16वां वहाँ का राजा हुआ करता था, आपको पता ही है, फिर भी मैं बताते चलता हूँ। वहाँ का राजा हुआ था और वह जो है एक तानाशाह राजा था। ठीक है? किस तरीके से? वह कहता था कि जो उच्च वर्ग है वह कर नहीं देगा। समझ रहे हैं? जो उच्च वर्ग है वह कर नहीं देगा, जो निम्न तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वह टैक्स देंगे। अच्छा, टैक्स भी देंगे और उनकी स्थिति भी खराब थी। ठीक है? तो इस तरीके के बहुत से कारक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्लासेस ये मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बातें करेंगे फिर, क्योंकि मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ तो उस तरीके से ही पढ़ेंगे। क्या है? जनता को अधिकार देने के लिए, जनता अपने अधिकार के लिए सत्ता को ही चुनौती दे डाली। क्या किया उसने? सत्ता को ही चुनौती दे दिया और उसने नारा दिया कि हम स्वतंत्र हैं, समानता हम में होनी चाहिए और एक बंधुता होनी चाहिए। यही आज भी जो उस समय का नारा था वही आज भी हम चाहते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आगे। क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ? लोगों ने, ठीक है, क्या है, लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना हुई। ठीक है। इसके बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास हुआ। फ्रांसीसी जब क्रांति हुई, राजा को हटा दिया, तो अब क्या हो रहा है? लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना आ गई। सभी नागरिकों को समान अधिकार, क्योंकि उनका नारा ही था स्वतंत्रता और समानता। क्या था? स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुता। तो यहाँ पर यह हो गया कौन सा? दूसरा, यानी समान अधिकार देने का प्रयास। सामंती व्यवस्था। क्या है? सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकार समाप्त किए गए। जो सामंतवादी व्यवस्थाएं चल रही थी उसे समाप्त किया गया। ठीक है। इसके बाद पूरे देश में एक समान कानून लागू किए गए। ठीक है। इसके पहले क्या होता था? कोई सामंतवादी व्यक्ति आया, 2 थप्पड़ मारा और निकल गया, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, उसको कोई भी सजा नहीं होती थी। ठीक है। इस तरीके से तो अब क्या किया गया? उनके लिए भी समान कानून लागू किए गए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई ये सब बातें। एक जैसी माप तौल की प्रणाली अपनाई गई। कैसी प्रणाली अपनाई गई? एक समान। ठीक है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का महत्व मिला, क्योंकि फ्रांसीसी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय भाषा किसको बनाएंगे? फ्रेंच को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? जो नेशनल लेवल पर होता है, सिंबल होते हैं, जैसे
राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कई राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग किया गया। क्या है? राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कई चिन्हों का प्रयोग किया गया, कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया, जैसे झंडा, फ्लैग। ठीक है। राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय सभा यहाँ से अलग है, थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय सभा नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। जो व्यक्ति थे उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? नागरिक शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है। इसके बाद मैरियन एक व्यक्ति हैं, मैरियन जो है फ्रांस में स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक है। मैरियन क्या है? फ्रांस में स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्र राज्य क्या है? क्या है? राष्ट्र राज्य क्या है? समझिएगा। ऐसा देश जहां अधिकांश लोग एक जैसी राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, जहां अधिकांश लोग एक जैसी राष्ट्रीय पहचान रखते हों और सरकार जनता के प्रतिनिधित्व करती हो, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने? सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, जो सरकार हो वह जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। राष्ट्र राज्य की परिभाषा क्लियर हो गई। रिवीजन करते चलिएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वह इसको पढ़ें। ठीक है। इसी से आगे बढ़ेंगे। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? एक व्यक्ति हुए नेपोलियन बोनापार्ट। यह कौन थे? नेपोलियन फ्रांस के एक महान सेनापति थे। क्या थे भाई? यह जो है फ्रांस के एक सेनापति हुए थे। ठीक है। 1799 में इन्होंने फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में ले ली। सेनापति थे और इन्होंने क्या किया? 1799 में सत्ता अपने हाथों में ले ली। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पहले क्या किया? सत्ता को अपने हाथों में लिया और 5वें साल वह अपने आप को सम्राट घोषित कर चुके। ठीक है। यूरोप में कई देशों पर विजय प्राप्त की और फ्रांसीसी क्रांति के विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को फैलाई। इसका मतलब ये थोड़े से अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द को, जो ये भावना थी, इसको पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया। और क्या किया? दूसरा काम क्या किया इन्होंने? फ्रांस में ही कई देशों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने क्या किया? कई देशों पर विजय प्राप्त किया। ठीक है। आगे देखिए। तो यह बातें आपको क्लियर हुई या नहीं? क्या क्या बताया? ये एक सेनापति थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने 1799 में सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। 1804 में इन्होंने क्या किया? अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद ये कई राज्यों को जीते वहाँ पर। और लास्ट में एक पॉइंट और है, क्रांति के विचार। कौन से विचार? क्रांति के विचार को इन्होंने फैलाया। आगे समझिएगा। देखिए, नेपोलियन के प्रमुख सुधार क्या क्या हुए? नेपोलियन के प्रमुख सुधार क्या क्या हुए? देखिए,
नेपोलियन संहिता, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इसको इन्होंने लागू किया 1804 ईस्वी में। सभी नागरिकों को, ठीक है, सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना गया। नेपोलियन ने क्या किया, इन्होंने नेपोलियन कोड बिल पास किया। क्या किया, नेपोलियन कोड बिल पास किया। उसमें ये सभी पॉइंट थे, और कौन कौन से थे, उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यदि आप सवर्ण पुरुष हैं, सवर्ण जाति में हैं, तो आप जो है क्या करते हैं, आपको जन्म से ही विशेषाधिकार मिलने लगे। तो उसे इसने समाप्त कर दिया, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी। पहले क्या था कि आपका यह ज़मीन है और आपके ज़मीन पर कोई भी राजा कब्जा कर सकता था, लेकिन अब क्या है, इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति का रहेगा। ठीक है। तो किसने कहा था, नेपोलियन ने, इसने ही यह नियम लागू किए थे। इसके बाद पूरे देश में एक समान कानून लागू किए, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसने कौन कौन से सुधार किए। पहला, प्रशासनिक सुधार किए। कौन सा, प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासन को अधिक संगठित और कुशल बनाया। क्या किया, प्रशासन को, जो वहाँ के अधिकारीगण थे उनको क्या किया, अधिक संगठित और कुशल बनाया। कर, जिसे टैक्स भी कहते हैं, आजकल निर्मला सीतारमण जी काफ़ी टैक्सेस लगा रही हैं, तो वही हैं ये टैक्स। ठीक है, वही टैक्स की बात हो रही है। टैक्स वसूली की व्यवस्था में सुधार किए गए। हमारे देश में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि टैक्सेस कई बार लगाए जा रहे हैं। एक ही चीज़ पर टैक्सेस कई बार लगाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा, हमें लगता है, क्योंकि हम आदर्शवादी लोग हैं और हम सोचते हैं कोई आएगा। ठीक है। तो ये जो है वही टैक्स है, और इसको सुधार किया किसने, नेपोलियन ने। आर्थिक सुधार की बात करेंगे। आपने प्रशासनिक सुधार देखे, अब आर्थिक सुधार देखिए। आंतरिक व्यवस्था पर लगी कई रुकावटें हटाई। आंतरिक व्यापार, सॉरी व्यवस्था नहीं, व्यापार है। जो आंतरिक व्यापार था, जो देश के अंदर ही व्यापार होते थे, उसमें कई रुकावटें थी, उसको हटाया इसने। फिर क्या किया, फिर से क्या किया, दूसरा पॉइंट है कि एक समान मापतौल की प्रणाली लागू की। इसने क्या किया, एक समान नापतौल की प्रणाली को लागू किया। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। क्या किया इसने, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। ये था आपका आर्थिक सुधार। अच्छा, ये है आपका शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह किया कि शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार किए। सरकारी स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इससे लगता है कि यह बहुत अच्छे व्यक्ति रहे थे, लेकिन हम एक बात और जानते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी की कलम होती है। ठीक है। नेपोलियन की हार के कारण, किसकी हार के कारण, नेपोलियन के।
ठीक है। नेपोलियन की हार के कारण क्या थे? नेपोलियन ने सम्राट बन के इतने सब कुछ काम किए, उसके बाद ये हार क्यों गया उसकी हम बात करेंगे। यूरोप के कई देशों ने उसके विरुद्ध गठबंधन कर बना लिया। क्या लिया? गठबंधन बना लिया उन्होंने। सॉरी, दिस इज मिस्टेक ना। तो उन्होंने क्या किया? गठबंधन बना लिया। रूस पर आक्रमण असफल रहा। इसने क्या किया था? रूस पर आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ पर इसकी हार हो गई थी, असफलता मिली थी। लगातार युद्धों से फ्रांसीसी सेना कमज़ोर पड़ गई थी। जो इसकी सेना थी नेपोलियन की, वह लगातार यहाँ भी युद्ध, यहाँ भी युद्ध, यहाँ भी युद्ध, वो कर करके थक गई थी। इसीलिए यह सेना कमज़ोर हो गई थी। ठीक है। अंततः क्या हुआ? अंततः 1815 में वाटरलू है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से हार मिली। क्या है? नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हार मिली थी। अब ये वाला हार नहीं मेरे भाई, वो हार गया था, पराजित हुआ था। ठीक है, असफल रहा था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि वाटरलू के युद्ध में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह 1 नंबर में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेपोलियन की हार के परिणाम। अच्छा, नेपोलियन की हार के परिणाम, चलिए इस पे बात करते हैं कि नेपोलियन की हार। फ्रांस में नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ? जब वह हार गया तो वह उसके शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है। यूरोप में पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता मिली। क्या हुआ? पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता मिल गई। 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ। जब वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ और नेपोलियन की हार हुई, तो उसी के बाद क्या हुआ? तुरंत ये परिणाम निकल कर आए। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कांग्रेस है। ठीक है, वियना कांग्रेस की आयोजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, 1815 में ही वाटरलू का युद्ध हुआ, 1815 में ही वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ। ठीक है। इसके बाद फिर भी नेपोलियन द्वारा फैलाए गए समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार पूरे यूरोप में फैल गए। क्या हुआ? फिर भी भले ही वह सत्ता में नहीं रहा, किंतु फिर भी नेपोलियन के द्वारा फैलाए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या राष्ट्रवाद की एकता, ये पूरे यूरोप में फैल गए। बाद में क्या हुआ? बाद में जर्मनी और इटली जैसे देशों के एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ये भावना होती है, ये बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो इसी से इटली और जर्मनी के एकीकरण में, या हम यह भी कह सकते हैं कि कई देशों में यही भावना व्याप्त है।
इसी की वजह से बंधुता और एकता की भावना, समानता की भावना एक साथ राष्ट्र का निर्माण कर दी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्या है, देखिएगा, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए वियना कॉन्फ्रेंस की बात करें। किसकी बात करेंगे हम? वियना कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्या है? वियना कांग्रेस। ये मैं कॉन्फ्रेंस बार बार बोल दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, उससे थोड़ी गलती हो जा रही है। ये कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस। अच्छा, वियना कांग्रेस क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख देशों की एक बैठक हुई जिसे वियना कांग्रेस कहा गया। तो ध्यान रखें, वियना कांग्रेस क्या है? वियना कांग्रेस वियना में हुई एक बैठक, जो वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, में यूरोप के प्रमुख देशों, जैसे कई देशों के प्रमुख नेता वहाँ पर बैठे और उसी कॉन्फ्रेंस को क्या कहा गया? वियना कांग्रेस कहा गया। ठीक है, यह बैठक नेपोलियन की हार, वाटरलू के युद्ध 1815 के बाद आयोजित की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। अच्छा, अब मैं एक बात और नेपोलियन के बारे में बता दे रहा हूँ। नेपोलियन था अच्छा व्यक्ति, उसने क्या किया? अच्छे अच्छे काम किए, शिक्षा में सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया और व्यापार में सुधार किया, कई तरीके के सुधार किए। इससे जो उच्च कोटि के लोग थे वहाँ पर, जो अपने आप को मानते थे, मैं नहीं मानता हूँ भाई, लेकिन जो मानते थे कि मैं उच्च कोटि का व्यक्ति हूँ, मैं सामंतवादी व्यक्ति हूँ, वह क्या किए? वह नेपोलियन को किसी न किसी तरीके से हरा दिए, चाहे भेद के से चाहे जिससे, लेकिन उसको किसी तरीके से हरा दिया। आजकल तो वोट चोरी भी हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय ऐसा नहीं था। तो यह हुआ, ये सब घटनाएं हुई। इसके बाद जब नेपोलियन हार गया तो इन लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दोबारा से उठ खड़ा हो, इसलिए इन्होंने वियना कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर एक कमेटी बनी। कमेटी का मतलब एक पत्र जैसा कुछ बनाया इन्होंने, नियम बनाए, वियना कॉन्फ्रेंस जिसे कहा गया। ठीक है, जिसे वियना कांग्रेस कहा गया। और इसमें नेपोलियन की हार के बाद ही, तुरंत बाद ही बनाया कि वह हार गया है, अभी उसकी सत्ता नहीं है, चलिए हम मीटिंग कर लेते हैं बंद कमरे में, और इसके बाद इस जैसा व्यक्ति कोई खड़ा ना हो। आज अगर नेपोलियन जिंदा होता तो वह शर्म के मारे मर जाता, क्योंकि उस जैसा एक व्यक्ति और आ गया है। देखिएगा क्या है भाई, वियना कांग्रेस के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या क्या थे? वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे? नेपोलियन द्वारा किए गए राजनीतिक बदलावों को समाप्त करना। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नेपोलियन के द्वारा किए गए राजनीतिक बदलावों को समाप्त करना, इसके उद्देश्य यही थे, क्योंकि उसने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। और जब गुड़गुड़ होने लगी तो उन्होंने क्या किया? राजनीतिक बदलावों को समाप्त, जो उसने किया था उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया।
बोले विशेषाधिकार तो रहेगा भाई, विशेषाधिकार तो रहेगा। ठीक है। यूरोप में पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता, ठीक है, फिर से सत्ता उनके हाथों में सौंप दी गई। पुराने राजवंश जो थे, एक व्यक्ति मेहनत किया, उसने जनता को अधिकार दे दिए, और दूसरा व्यक्ति जब उसके हाथ से थोड़ी सी सत्ता क्या खिसकी, लोगों ने क्या किया, लोगों ने मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं यार, विशेषाधिकार तो रहना चाहिए, हम क्यों काम करें, हम काम करके पैसा कमाएंगे, हम काम करके पैसा नहीं कमाएंगे, हमको तो बैठे बिठाए चाहिए, वो काम करे वो मरे, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे तो बस टैक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, यही हुआ था। फ्रांस को इतना शक्तिशाली ना बनने देना कि वह दोबारा युद्ध करे। ठीक है, फ्रांस को इतना शक्तिशाली ना बनने देना जिससे वह दोबारा युद्ध करे। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना, भविष्य में होने वाली क्रांतियों और युद्धों को रोकना। भविष्य में होने वाली क्रांति और युद्ध को रोकना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई नेपोलियन जैसा व्यक्ति उठ ना खड़ा हो जो अपने अधिकारों की बात करे, जो नागरिकों की अधिकारों की बात करे, ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई। नेपोलियन कौन था? एक सेनापति था। उसने सत्ता को अपने हाथों में लिया और कुछ वर्षों बाद अपने आप को सम्राट घोषित किया। कई राज्यों में विजयी प्राप्त हुआ और इसके बाद जब वह वाटरलू के युद्ध में हारा तो उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था वियना कांग्रेस। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था वियना कांग्रेस। उसमें क्या हुआ? उसमें कहा गया कि विशेषाधिकारों को फिर से सत्ता मिलेगी। जो विशेषाधिकार, जो सत्ताधारी, जो राजवंश चलता था, उन्हें ही दोबारा सत्ता दे दी गई। ठीक है, इस तरीके से वियना कांग्रेस का उद्देश्य ये सभी था। तो आपने ये सब समझ लिया। आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका समय भी तो कीमती है, उस पर भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं अपनी बात ही रखते चले जाऊँ और आपको जो है संभलने का मौका ना दूँ। ठीक है, देखिएगा प्रमुख नेता कौन थे? क्लेमेंस। ठीक है, क्लेमेंस वान मैटरनिक, इनका नाम था, क्या था? क्लेमेंस वान मैटरनिक। इन लोग के नाम भी तो अजीब होते हैं भाई, यूरोपियन हैं। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री थे। कौन थे? जहां वाटरलू का ये हुआ ना युद्ध, सॉरी वाटरलू का नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना। ठीक है, तो वियना जो ऑस्ट्रिया है उसी के ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। इनका नाम क्या था? मैटरनिक। ठीक, क्या था? मैटरनिक था। इनका नाम मैटरनिक था। अब मैटरनिक कौन थे? वे वियना कांग्रेस के मुख्य नेता और अध्यक्ष थे। इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? वियना कांग्रेस का। ठीक है दोस्त, तो याद रखें। उसके बाद वे रूढ़िवाद के समर्थक थे। क्या थे? रूढ़िवाद के समर्थक थे। मैं तो यह कहूँगा कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो यही मानते हैं कि बस और कोई नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है भाई। वे रूढ़िवाद के समर्थक थे। कौन? मैटरनिक। रूढ़िवादी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को अपने ही, ऐसा कहें
कि अपने ही धर्म को, अपने ही जाति को एक विशेष दर्जा देता हो और कहता हो कि जो कुछ भी हैं हम ही हैं, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। जैसा कि आज हो रहा है, आप जानते ही हैं, मैं आगे नहीं बोलूँगा। उसका मानना था कि ये यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए पुराने राजाओं और राजवंशों को फिर से सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, वह क्या कहता था, जैसे आजकल घूसखोर जो होते हैं, घूसखोर को लोग क्या करते हैं, वह कहते हैं जिसकी ओर से खाते हैं उसी की जो है गुणगान गाते हैं। तो ये क्या थे, ये अध्यक्ष महोदय जो थे, इन्होंने राजाओं और राजशाही को फिर से बोला कि सत्ता इन्हीं को दे दो भैया, इन्हीं को दे दो। इस तरीके आगे बढ़ेंगे। क्या है, वियना कांग्रेस के प्रमुख निर्णय। इसके निर्णय क्या है, कॉन्फ्रेंस तो हो गई, और कॉन्फ्रेंस में प्रमुख नेता या अध्यक्ष कहें तो कौन थे, मैटरनिख। ठीक है, देखिएगा। पहला है बोरबोन। ठीक है, बोरबोन है, राजवंश को फ्रांस में फिर से सत्ता दे दी गई। इसके बाद फ्रांस की सीमाएं 1792 की स्थिति के अनुसार कर दी गई। क्या है, उसकी जो सीमा है, पहले मान लीजिए यहाँ तक थी, और उसने मान लो कि यहाँ तक के जीत लिए हैं, तो फिर इन्होंने क्या कहा, नहीं ये हटाओ, ये तुम्हारा नहीं है, ये 1792 ईस्वी में ये तुम्हारी सीमा थी, अब भी ये तुम्हारी सीमा रहेगी, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, नीदरलैंड का विस्तार कर उसमें बेल्जियम को मिलाया गया। नीदरलैंड में विस्तार कर दिया गया उसका, पहले नीदरलैंड इतना बड़ा था, आज इतना बड़ा है। ठीक है, उसमें विस्तार कर दिया गया और बेल्जियम को उसमें मिलाया गया। ठीक है, इसके बाद पर्सिया में, पर्सिया को राइन क्षेत्र और कुछ नए प्रदेश दिए गए। उसमें क्या किया गया, पर्सिया को राइन, ठीक है, राइन क्षेत्र और कुछ नए क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण है। ठीक है, क्या है, नियंत्रण दिया गया। इसके बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कई सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई अगर ले ले तो उसमें जो है कुछ ऐसा काम कर देना चाहिए जो कि अच्छा काम है। ठीक है, रूढ़िवादी व्यक्ति थे लेकिन कुछ काम अच्छा किए थे। चलिए आगे क्या है, वियना कांग्रेस के प्रभाव क्या थे। ये दो सकारात्मक प्रभाव हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, क्योंकि हम जो है, इंसान जो होता है वह नकारात्मक बातों को ज़्यादा तवज्जो देता है। ठीक है, कोई भी इंसान हो, यदि आप सब कुछ, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करता हूँ, किसी और की नहीं, मैंने पूरा क्लास पढ़ाया, ठीक है, और उसमें बीच में क्या होता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि दबाया, ठीक है, अब दबाया को दयाया कर दिया, गलती से मैंने दबाया शब्द को क्या पढ़ दिया, दयाया, और दयाया पढ़ दिया तो वह मुझसे गलती हो गई। अब जब मुझसे गलती हुई तो ये क्या होता है, वही बात लोग लेके। अच्छा, दूसरी बात और है कि मैं अपनी गलती ना मानूं, तब मैं मान लूं कि मैंने दयाया कह दिया, मुझसे गलती हुई, यह दबाया शब्द है। ठीक है, इस तरीके से तो ये अगर मैं मान लूं तो ठीक है। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, रूढ़िवाद क्या है।
रूढ़िवाद क्या होता है? पहली बात तो रूढ़िवाद एक विचारधारा है। क्या है भाई? रूढ़िवाद एक विचारधारा है जो पुरानी परंपराओं, राजशाही और स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करती है। ठीक है, वह नहीं चाहती है कि किसी तरीके के बदलाव हों। वह बिल्कुल नहीं चाहती कि इसमें किसी तरीके के बदलाव हों। जो नियम चल रहे हैं वही चलते रहें, और क्या हो, जो नियम चल रहे हैं वही चलते रहें, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। आप अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे मुझसे, मैं बता दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप दादा गुलामी किए हैं, तुम भी करो, अधिकारों की बात मत करना। ऐसे ही बातें करता है रूढ़िवादी व्यक्ति। ठीक है, तो रूढ़िवाद आइए समझते हैं। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पुरानी परंपराओं और राजशाही स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने में समर्थन करता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं राजशाही को समर्थन। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी? राजशाही को समर्थन दे, पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को महत्व दे, अचानक परिवर्तन और क्रांतियों का विरोध करे। ठीक है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ काम करते थे तो तुम काहे नहीं करते हो भाई? तुम भी आके करो। वही चाहते हैं रूढ़िवादी लोग, क्योंकि सत्ता उनके हाथों से फिसल रही है। और जब सत्ता उनके हाथों से फिसल रही है तो क्या हो रहा है? तो जब सत्ता उनके हाथों से फिसल रही होती है तो बेचारे जो है सोचते हैं अब तो हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, समाज में स्थिरता बनाए रखने पर जोर, और ठीक है, और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण कौन थे? मैटरनिक ने क्या कहा? अरे नहीं, ये क्या है? नागरिक क्या होता है? गुलाम। नागरिक नहीं, गुलाम कहो उनको, क्योंकि राजा राजा होता है और नौकर होता है। इस तरीके के व्यक्ति रूढ़िवादी व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, आगे उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करती है। यह उदारवादी व्यक्ति है। उदारवादी व्यक्ति जो होता है वह नए बदलाव चाहता है। वह कहता है वह समय दूसरा था, आज समय दूसरा है, अधिकारों को छीन लेंगे। ठीक है, इस तरीके की बात करता है कौन? उदारवादी व्यक्ति। दूसरा है, समझिएगा, मुख्य विशेषताएं सभी नागरिकों के लिए समान कानून। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक सरकार के समर्थन। किसका? अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, जो कि भारत में, ये तो हम अभी यूरोप का पढ़ा रहे हैं, भारत में आर्टिकल 19 का ए कहें या का कहें तो ये हमें अधिकार देता है बोलने की, अभिव्यक्ति की। ठीक है, इसके बाद संविधान और लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करे। यह कौन है? उदारवादी व्यक्ति है। कानून के सामने सभी समान हों, इस तरीके की सोच रखने वाला, जिसे हम कहते हैं आधुनिक सोच रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? उदारवादी व्यक्ति होता है। मेरा एक मित्र है, भले ही वह ब्राह्मण हो
लेकिन आज तक मेरी मित्रता बचपन से रही है, हम दोनों लंगोटिया यार हैं, तो हमसे उनसे मित्रता इतने वर्षों की है, लेकिन आज तक उनके विचार कभी ऐसा नहीं लगा कि वह रूढ़िवाद के समर्थक हों। वह हमेशा हमें उदारवादी व्यक्ति ही दिखे हैं, लगे हैं। मेरे परम मित्र हैं, उनका नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा, तो आप समझ सकते हैं। अगर मुझे जानते होंगे तो मेरे मित्र को भी जानते होंगे, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते हैं आज भी। ये बातें अगर वो सुनेंगे तो हंसेंगे भी, लेकिन कोई बात नहीं, मित्र हैं और मित्र धर्म उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति प्रेम, एकता और निष्ठा की भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है, जो कि शुरू में ही मैंने ये परिभाषा बता दिया था। इसमें क्या है? यहाँ से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना की इच्छा करना, ठीक है। विदेशी शासन का विरोध, विदेशी शासन का विरोध करना, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। देश के लिए त्याग की भावना, बलिदान की भावना, प्रेम की भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। आगे समझिए क्या है भैया ये, एक बार में समझ लेते हैं। देखिए 1830 में और 1848 के बीच जो क्रांतियां हुई उसकी हम बात करेंगे। 1830 की जुलाई क्रांति, 1830 में 1 जुलाई में क्रांति हुई, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई, जुलाई क्रांति हुई, राजा चार्ल्स दसम। अब वहाँ पे ये समझिए कि एक ही राजवंश थे हैं, राजा फर्स्ट, राजा सेकंड, राजा थर्ड, राजा फोर्थ, इस तरीके से ये राजा कौन थे? चार्ल्स दसम का नाम क्या था? चार्ल्स दसम की निरंकुश नीतियों के कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, बात यह है कि मैं नहीं, स्वतः ही आपको विशेष कुछ छूट मिली रहे और अचानक आई कोई आपको सीमित कर दे कि नहीं नहीं इसी कमरे में रहना है, और इस कमरे से बिल्कुल तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो तुम्हें क्या होगा? गुस्सा आएगा, और अगर तुम सक्षम हो तो उस व्यक्ति से भिड़ जाओगे। अगर तुम सक्षम हो तो उस व्यक्ति से तुम भिड़ जाओगे और कहोगे नहीं, मेरे अधिकार मेरे ही रहने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो ये जो चार्ल्स दसम व्यक्ति थे, राजा थे, इनकी निरंकुश नीतियों के कारण, नीतियों के कारण जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। राजा एक ही है, उसके पास कितनी सेना होगी? 10,000 20,000 सेना होगी, 10,000 20,000 सेना होगी, 30,000 सेना होगी, लेकिन जनता कितनी होती है? लाखों में, ठीक है, लाखों में जनता होती है। अब वो 10-20 हज़ार पे तो भारी पड़ेगी ही ना, तो जनता विद्रोह कर दी इनके ऊपर। चार्ल्स दसम को सत्ता छोड़नी पड़ी, जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ, सेम उसी तरीके से उनको जो है आज यहाँ इनको गद्दी छोड़नी पड़ी, वहाँ उनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी। लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप नया राजा बना, ठीक है, लुई फिलिप नया राजा बना। बेल्जियम और नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। कौन? फ्रांस जो है ये
क्या हुआ? बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्या है भैया ये है ये कि उदारवादी क्रांति। और मैं जबकि आपको बता चुका हूँ उदारवादी कौन व्यक्ति होता है। उदारवादी ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अधिकारों की बात करता है, नए बदलावों की बात करता है, समय के अकॉर्डिंग चलने की बात करता है, उसे ही उदारवादी व्यक्ति कहते हैं। जो यह कहता हो कि मनु का समय दूसरा था, मनु का संविधान दूसरा था, उस समय मनु की ज़रूरत थी लेकिन आज मनु की ज़रूरत नहीं है, मनु के संविधान की ज़रूरत नहीं है, जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान से चलने की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति को उदारवादी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, 1848 की उदारवादी क्रांति। ठीक है, अब समझिएगा 1848 में फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में क्रांति हुई। उद्देश्य था, कौन सा उद्देश्य था? संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और नागरिक अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, फ्रांस में राजशाही समाप्त हुई और दूसरा गणराज्य स्थापित हुआ। जर्मनी और इटली के एकीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यह जो है उदारवादी क्रांति होती है जब हम कहते हैं कि राजा का समय दूसरा था, अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब लोकतंत्र चलेगा, जनता जिसको चुनेगी वही राजा बनेगा। राजा यानी उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उस तरीके का राजा नहीं कि वो उसको हम एक बार राजा बना दिए तो अब वो हमारे सर पे मूंग दले। ठीक है, इस तरीके का नहीं। आगे समझिएगा, इससे आपको रिवीजन भी हो रहा है और आप मज़ेदार तरीके से पढ़ भी रहे हैं, तो इसीलिए मैं बीच बीच में कुछ बातें बोल दे रहा हूँ और मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है भाई। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आप बोर ना हो। ठीक है, आप बोर ना हो, इसीलिए मैं इस तरीके की बातें कर लेता हूँ। जर्मनी और इटली का एकीकरण। ठीक है, हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। उसमें क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 39 या जिसे कहें 39 राज्यों में बटा हुआ था। कौन? जर्मनी। इन राज्यों का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। एकीकरण का मुख्य श्रेय ओटो बिस्मार्क को जाता है। किसको जाता है? ओटो बिस्मार्क को। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लेना, इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लेना कि यहाँ पर रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। मैं कुछ इसमें और नहीं कहूँगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, जिस तरीके से हम अपने यहाँ के जो कहें तो जो आंदोलन हुए उनमें जो है किसी ने कोई नारा दिया, किसी ने कोई नारा दिया, तो वो नारा की बात होती है। उसी तरीके से यहाँ भी नीति की बात हो रही है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो हम कहेंगे बिस्मार्क ने। ठीक है, आजकल नेता मंत्री लोग भी कहा किसी और ने है, कहते कुछ और हैं। जैसे योगी जी ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन बोल के गए थे? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। लेकिन नेताजी के हिसाब से, माननीय योगी जी के हिसाब से उसको किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा।
एक बात और बता देता हूँ, यह इस बार पूछा भी जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम जो होगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, उसमें ये चीज़ पूछा जाने की संभावना ज़्यादा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था। तो जो अंधभक्त लोग हैं वे कौन सा बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने दिया था, और कुछ लोग बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था भाई। ठीक है, क्योंकि आप अभी न्यू स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी है या नहीं है उसके विषय में, इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक बार बता ही देते हैं। ठीक है, देखिएगा, जिउसेप्पे मैंजीनी कौन है? मैंजीनी, इटली के एकीकरण में ये मैंजीनी हैं। इटली में राष्ट्रवाद का प्रचार इन्होंने ही किया था। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, ये प्रमुख नेता हैं, इनके नाम याद रखिएगा, 3 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, काउंट कैमिलो डी काउर। ठीक है, कौन है? काउर। इन्होंने क्या की, ये कौन है? सर्डिनिया, ठीक है, पीडमोंट का प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं। उसने या इन्होंने कहें कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इटली के एकीकरण को नेतृत्व किया था। जैसे हमारे यहाँ जब एकीकरण हो रहा था तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 552 देसी रियासतों को भारत के अंदर मिलाया था। ठीक है, तो उन्होंने भी एकीकरण का काम किया था। जब हम कहते हैं कि भारत में एकीकरण किसने करवाया था, तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है कूटनीति और युद्ध के माध्यम से एकीकरण किया था। ठीक है, कावूर ने। इसके बाद गैरीबाल्डी, कौन है? गैरीबाल्डी हैं। रेड शर्ट नामक सेना का नेतृत्व किया। इन्होंने रेड शर्ट नामक सेना बनी थी, उसका नेतृत्व इन्हीं के जिम्मे था। कौन थे? गैरीबाल्डी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भाई, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण धीरे धीरे हुआ। जैसे हमारे यहाँ धीरे धीरे हुआ था, वैसे ही पहले ब्रिटिश द्वीपों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड अलग अलग थे। ठीक है, ये अलग अलग थे। इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली था। इंग्लैंड जो था उस समय सबसे शक्तिशाली था, उसने अन्य क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इंग्लैंड और वेल्स। 1536 में संघ अधिनियम क्या था? संघ अधिनियम द्वारा वेल्स को इंग्लैंड में मिला दिया गया था। वेल्स की भाषा और संस्कृति पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, इंग्लैंड वाले इंग्लिश वैसे भी ज़्यादा बोलते हैं, बातिए इंग्लिश में करते हैं। हाउ आर यू, चिंपो, चिंपो वाली भाषा में बातें करते हैं। हालांकि उनकी भाषा भी अच्छी है। हिंदी की भाषा में जुड़ाव है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं हाउ आर यू तो कहते हैं फाइन, उसके आगे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है,
कैसे हो भैया, तो बोलते हैं अरे हम ठीक हैं, और बाबूजी ठीक हैं, हाँ ठीक है। इस तरीके से भाषा बढ़ती है, ठीक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात करेंगे। 1707 में संघ अधिनियम द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हुआ था, ठीक है, हुआ। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है, उसका गठन हुआ। स्कॉटलैंड अपनी कुछ कानूनी और शैक्षिक संस्थाएं बनाए रखने में सफल रहा, ठीक है। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात हो रही थी, ठीक है। अब एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये बचा हुआ है, इसको ही कर लेते हैं, इसके बाद क्लासेस को समाप्त करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस आपको बैठने में तकलीफ दे सकती है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद। बाल्कन यूरोप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उसमें ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया तथा अन्य छोटे छोटे देश शामिल थे। किसमें? बाल्कन में, ठीक है। तथा अन्य, इसके बाद यह क्षेत्र पहले ऑटोवन यानी तुर्क साम्राज्य के अधीन था, ठीक है, ऑटोवन साम्राज्य के अधीन था। बाल्कन में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? ऑटोवन साम्राज्य के कमजोर होने पर विभिन्न जातियां समूह स्वतंत्र होना चाहती थी। किसके? ऑटोवन जो है वह बहुत मजबूत वहाँ के शासक थे, तो वह जब टूटे, कमज़ोर हुए, तो जैसे मान लीजिए कि आपको रस्सी से बांध दिया गया है और बहुत कस के बांधा गया है और रस्सी थोड़ी थोड़ी ढीली हो गई, तो आपको तोड़ने में या उसमें से निकलने में आसानी हुई। तो जब ये विभिन्न जातियां जो थी इनको निकलने में आसानी लगी, तो ये क्या किए? बोलते अब हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक देश अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान के आधार पर अलग राष्ट्र बनना चाहता था। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप के नक्शे को, तो जैसे हम अपने यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब जो राज्य हैं, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं ना, वैसे ही वहाँ छोटे छोटे देश हैं। आप निकले हैं दिल्ली घूमने के लिए, पता लगा वहाँ आपको पासपोर्ट वीज़ा लगवाना पड़ेगा। वहाँ यूरोप में आप एक देश से, आप सोचे कि चलिए हम आज 800 किलोमीटर दूर चलेंगे घूमने। 800 किलोमीटर में पता लगा 2 देश पड़ गए, 3 देश पड़ गए, वहाँ आपको वीज़ा लगवाना पड़ रहा है कि हम भैया घूमना जाना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ राज्य बदलता है, वैसे वहाँ देश बदल जाते हैं, ठीक है। मैं अभी गया नहीं हूँ, ठीक है, नहीं तो आप सोचे कि आप गए थे क्या, जो इस तरीके से बता रहे हैं कि देश बदल जाते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा, संघर्ष के कारण क्या क्या थे? विभिन्न देशों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद थे। सभी देश अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। रूस, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय शक्तियों भी बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इन कारणों से लगातार संघर्ष और युद्ध होने बंद नहीं हुए, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि ये पूरा देश है, एक क्षेत्र है, अब इसमें जो है यहाँ पर एक गुट है, यहाँ पर एक गुट है, यहाँ पर एक गुट है, तो इसमें से कोई गुट जब शक्तिशाली होता है तो वो फैलना चाहता है, और जब यहाँ तक उसका क्षेत्र होना चाहता है तो ये सोचते, कहते हैं नहीं तुम यार इतना काहे बढ़ा लिए हो, ये बोलते हैं तुम काहे इतना बढ़ा लिए हो। तो समस्याएं यहाँ पर होती हैं, इसीलिए इस तरीके की बात होती रहती है, ठीक है। इसीलिए विद्रोह और युद्ध की स्थितियां निरंतर वहाँ पर बनी रहती थी, ठीक है।
बात करेंगे बाल्कन क्षेत्र में यूरोप का सबसे अशांत क्षेत्र बना रहा। जो बाल्कन क्षेत्र है वह सबसे अशांत यानी जहाँ पर निरंतर युद्ध चलते रहे, वह कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन क्षेत्र था। कहाँ पर है? यूरोप में। राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण यूरोप में तनाव बढ़ा। जब हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करते हैं तो ये जो उच्च लोग होते हैं, जो बड़े लोग अपने आप को कहते हैं बड़े लोग, वे बड़े लोग नहीं होते, वैसे तुच्छ प्राणी होते हैं वे, तो जो मानव को मानव नहीं समझते हैं। तो वैसे लोग क्या करते हैं, जब राष्ट्रवादी विचारधारा आती है, भावना आती है, तो इसको दबाना चाहते हैं। ठीक है। इन्हीं तनावों ने आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। आपको पता है कि कब हुआ था? 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है भाई, ये द्वितीय विश्व युद्ध था। और इसके बाद अब तीसरा विश्व युद्ध देखना बाकी है। ठीक है, अब तीसरा विश्व युद्ध देखना बाकी रह गया है और उसको भी कभी देख लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लासेस को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, ताकि इस तरीके के वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। ठीक है। अगली क्लास कल होगी।